सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हुकूमत ने टैक्स नाहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के लिए नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करा दी है। लेकिन हम ज़रा अगर माजी पर नज़र डालें तो ऐसी कई स्कीमें पहले ही मुतारिफ कराई जा चुकी हैं जिसमें टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन इसके बरक्स ही हुआ, क्योंकि इन स्कीमों से टैक्स चोरों और लुटेरों को फ़ायदा हुआ और वो लोग जो ईमानदारी से अपना टैक्स अदा करते थे उनके ऊपर इजाफी बोझ ही पड़ा। ज़रा बात कर लेते हैं आज जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दी गई है वो एमनेस्टी स्कीम है क्या। वफाकी काबीना ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 की मंजूरी दी। स्कीम का इजरा 15 मई 2019 को होगा, जो कि 30 जून को उसका पहला मरहला ख़त्म हो जाएगा। इस डिक्लेरेशन स्कीम में बेनामी असासे जाहिर किए जा सकेंगे। ये जो स्कीम है इस जनवरी 2000 से सरकारी ओहदा रखने वाले मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। कमीशन या जराइम से हासिल करदा रकम पर इस स्कीम का इतलाक नहीं हो सकेगा। अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस पर भी इस स्कीम का इतलाक नहीं होगा। स्कीम से मुस्तफ़ीद होने वालों को गुज़िश्ता साल के टैक्स गोशवारे जमा कराने होंगे और स्कीम से मुस्तफ़ीद होने वालों को गुज़िश्ता 5 साल के साथ पर 3% शरह से सेल्स टैक्स या FADA अदा करना होगा। स्कीम पर तमाम टैक्सेस रवा साल 30 जून तक अदा करने होंगे। 50 लाख से ज़ायद मिल्कियत के सोने और हीरे जवाहरात पर स्कीम का इतलाक नहीं होगा। स्कीम के बाद हुकूमत कोई नई स्कीम जारी नहीं करेगी। स्कीम मुकम्मल होते ही नादरा के जरिए टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा और इस डिक्लेरेशन स्कीम से 30 जून 2019 तक फ़ायदा उठाया जा सकेगा, लेकिन ये पहला मरहला होगा जो कि ख़त्म होगा। स्कीम के तहत गैर ऐलानशुदा बैंक अकाउंट्स, प्लॉट, ज़मीन, अपार्टमेंट्स, गाड़ियाँ और सोने की अशिया ज़ाहिर की जा सकती हैं और स्कीम जारी करते वक्त IMF और FATF को एतमाद में लिया जाएगा और बेनामी असासों पर 10% की शरह से टैक्स अदा करना होगा, जबकि बैरून मुल्क जो ज़र मुबादला वापस ला के 5% आप टैक्स अदा करेंगे और इससे आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ज़रा थोड़ा माजी में मैं आपको लेकर जाना चाहूँगी, क्योंकि पहली टैक्स एमनेस्टी स्कीम 1958 में आई थी और उस वक्त जो एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई गई थी उससे 71,000 अफराद मुस्तफ़ीद हुए थे, जबकि 1 अरब 12 करोड़ रुपए टैक्स जमा हो सका था। उसके बाद 2000 में आई जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में टैक्स एमनेस्टी स्कीम, जिससे आज के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी फ़ायदा उठाया और 1983 में अपना लंदन फ्लैट जो ख़रीदा गया था उसको ज़ाहिर किया गया और इस स्कीम से भी तकरीबन 79,000 अफराद ने फ़ायदा उठाया था और अपने असासों को ज़ाहिर किया था। इससे 110 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ था कौमी ख़जाने में। इस तरीके से 2013 में आई थी एमनेस्टी स्कीम, उससे भी वो बैरून मुल्क असासे नहीं थे, सिर्फ अंदरून मुल्क असासे थे, जिससे 35 अरब का फ़ायदा उठाने का सोचा गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। सिर्फ 1% भी बमुश्किल इस रकम का हासिल हो पाया था। 2016 में भी एमनेस्टी स्कीम आई थी, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अलबत्ता तज़ियाकार और मुआशी तज़ियाकार ये कहते हैं कि 2018 की जो एमनेस्टी स्कीम थी उससे खासा फ़ायदा हुआ और लगाया गया था कि 10 अरब डॉलर टैक्स जमा होगा, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 120 अरब रुपए टैक्स इस एमनेस्टी स्कीम से जमा हुआ था। 2019 की टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्या करेगी इस पर तो हम बहस करेंगे, लेकिन दिखा देते हैं कि इमरान खान साहब इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से कहते क्या थे। आइए देखते हैं। एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। एक माशी शबखून मार दिया गया इस कौम के ऊपर। 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे, जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर अगले वज़ीर आज़म इमरान खान हुए तो ये जो भी काला धन इस स्कीम के तहत सफेद करने की कोशिश करने जा रहा है, ख्याल रखना ये स्कीम रिवर्स की जाएगी। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूँ कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ़ लोग निकले ना। ये स्कीम जो पाकिस्तान के दयानतदार लोगों के ऊपर एक बिल्कुल चेहरे पे थप्पड़ मारने वाली बात है कि तुम बेवकूफ हो। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा व्हाइट हो जाएगा। कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स एवेजन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, करप्शन की,
बत्ताखोरी की। सरकार उनको दावत देती है कि आप इस इस्तिस्ना स्कीम का इस्तेमाल करें, 2% के ऊपर तमाम काला धन अपना सफेद करा लें, कोई आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा और कोई आपकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स, और कितनी एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई? कितनी एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई और क्या यह एमनेस्टी स्कीम कामयाब होगी या नहीं, इस पर हम आज बहस करेंगे। मैं मारूफ तारुफ करवा देती हूँ, सीनियर तजियाकार अजीम चौधरी साहब हमें ज्वाइन करें, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें MNA आफ्ताब जहांगीर साहब कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ ही देर बाद हमें साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। FBR ने जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसको ये रिपोर्ट जमा कराई और ये बताया गया कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रवा माली साल में मुल्क भर से सिर्फ 14 लाख अफराद से टैक्स गोशवारे जमा किए हैं। ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम है जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि टैक्स नेट में लाया जाएगा उन टैक्स ना दहिंदगान को जो कि टैक्स जमा नहीं कराते थे। क्या ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम कामयाब होगी और क्या आपको लग रहा है कि वो जो आप लोग सोच रहे हैं कि इतना टैक्स जमा होगा वो जमा हो पाएगा? बहुत शुक्रिया समिया कि आपने मुझे अपने इस अहम मौजू के ऊपर बात करने का मौका दिया। दरअसल बात यह है कि जो पिछली एमनेस्टी स्कीम्स आई जिसके बारे में आपने अभी खान साहब के क्लिप्स भी दिखाए और असद उमर के क्लिप्स भी दिखाए, वो ये थे कि जी चोर डाकू लुटेरे अपने पैसों को वाइट करने की कोशिश करते थे। सही है। अच्छा, इस दफ़ा आपने एक बेसिक फ़र्क ये है कि उस पर यह कहा गया है कि कोई भी शख्स जिसके पास कोई सरकारी ओहदा होगा या कोई भी जिसका पब्लिक इंटरेस्ट होगा वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन चोर डाकू सिर्फ सरकारी लोग अच्छा, तो नहीं सुने होते। सुने जी जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि चोर डाकू नहीं, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर जो ब्लैक इकनॉमी है वो तकरीबन 80 से 90% के करीब है। अच्छा, वो इसलिए नहीं है कि वो कोई चोर हैं, डाकू हैं, कोई स्मगलर हैं या कोई कुछ हैं। वो होता ये था कि जो टैक्स नेट है ना आपका टैक्स रेट, लोग क्या करते थे कि प्रॉपर्टी ख़रीदते थे। प्रॉपर्टी की एक ऑफिशियल कीमत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कीमत है 1 करोड़ रुपया, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 2 करोड़ रुपये है। अब वो 1 करोड़ 1 लाख या 1 करोड़ 2 लाख रुपए में वो बेच देता था या ख़रीद लेता था क्योंकि उसको टैक्स उसमें देना पड़ता था। बाकी 90% जो है 50% जो है वो नहीं शो करता था। इस खौफ से शो नहीं करता था कि उसके बाद FBR वाले जाएंगे उसके पास और उसको नोटिस भेजेंगे और उससे पूछेंगे ये 2 करोड़ रुपए आए कहाँ से। हालांकि उसने कोई वो नहीं किया, लेकिन वो उसका ब्लैक मनी में चला गया पैसा, क्योंकि उसने शो नहीं किया डर के मारे कि मैं इसको कहाँ से, क्योंकि ये पूरे एक सिस्टम के तहत चल रहा होता है। लेकिन इस दफ़ा अगर वो ये कर लें कि जी आप अपना प्रॉपर्टी की सही वैल्यू एसेट करके और उसको जो है उसकी सही टैक्स पे कर दें, लेने वाले को भी फ़ायदा हो जाएगा और बेचने वाले को, दोनों वाइट उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो एक तो ये चीज़ है। लेकिन जो ऐसा है जिन्होंने करप्शन का पैसा कमाया हुआ है, जिन्होंने सरकारी ओहदों पे रहते हुए पैसा कमाया है, वो इससे इस्तना है, उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो उनके लिए तो ये डिस्करेज है, वो कहाँ लेके जाएंगे? क्योंकि जब वो चीज़ कोई ख़रीदने जाएंगे तो बेचने वाला जो है वो कहेगा जी मुझे तो वाइट मनी चाहिए क्योंकि मैंने तो अपनी ऑलरेडी शो की हुई चीज़ें प्रॉपर्टी अपनी, अब वो कैसे ख़रीदेगा? उसके लिए वो मसाइल पैदा होंगे। तो ये इस तरह ये बेहतर से है स्कीम और इसमें पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिनका जो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और किसी गलत फहमी की वजह से अपने आप को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया हुआ उन्होंने, वो उनको चाहिए। चलें, आपने कुछ बात को इस तरह बताया कि गलत फहमी की वजह से अगर कहीं आपका वाइट मनी ब्लैक हो रहा है तो आप उसको वाइट मनी ज़रा पूछ लेते हैं। वाकई ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान शाह साहब, 1958 से लेकर अब तक जितनी टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं, ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम उनसे किस तरह से मुख्तलिफ है? एक तो बात यह है कि इस वक्त जो दुनिया का माहौल है वो बहुत मुख्तलिफ है और सारी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग पे और एसेट्स अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स के ऊपर बहुत कानून बन गए हैं और बड़ा मुश्किल है कि बैरून मुल्क भी आप पैसा रखें जो कि डिक्लेयर्ड ना हो। सो आई थिंक एक तो ये बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी है लोगों को कि वो अपना अनडिक्लेयर्ड पैसा जो है उसको डिक्लेयर करके उसको लेजिटमेट कर लें और मुश्किल से वो बच सकते हैं। सो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी
अगर ये एमनेस्टी स्कीम अच्छी बनी, सही तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होंगे, तो फिर ये कामयाब होगी। अदरवाइज़ अगर इसमें बहुत ज़्यादा होंगे कि डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन के क्राइटेरिया होंगे और कोई मुश्किल काम होगा तो फिर इसमें मुश्किल पेश आ सकती है। बट ओवरऑल पाकिस्तान के हालात के मुताबिक ये बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त अपने टैक्स नेट को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ लेके जाना है, फॉर्मल इकॉनमी में लाना है, और ब्लैक इकॉनमी से इनफॉर्मल इकॉनमी से अगर फॉर्मल इकॉनमी में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बेशुमार टैक्स के निज़ाम में रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। पाकिस्तान को टैक्स के सिस्टम को बहुत आसान करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स को भी बहुत कम करना पड़ेगा, और ऐसे तरीके से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें कम से कम इंटरेक्शन हो टैक्स पेयर का और टैक्स की अथॉरिटी का, और प्राइमरीली सेल्फ असेसमेंट स्कीम जो हैं उनके तहत टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें लो टैक्स भी कम हो और आसानी से टैक्स दिया जा सके। पॉइंट है। अजीम चौधरी साहब, क्या आपको लग रहा है ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम टैक्स चोरों को फ़ायदा नहीं देगी? मुझे यूँ महसूस होता है कि इसको रमज़ान में इसलिए अनाउंस किया गया, इसलिए अप्रूव किया गया कि मस्जिदों में देखा जाए तहज्जुद गुज़ार कौन है, इबादत गुज़ार कौन है, खुदा कॉफ़ी कौन करता है, कौन करता है, चोर तो नहीं है, डाकू तो नहीं है, लुटेरा तो नहीं है, माल ज़ख़ीरा तो नहीं करता, ब्लैक मनी तो नहीं रखी हुई। मेरा ख्याल है निशानदेही आसानी के साथ हो जाएगी। यही क्राइटेरिया रह गया, बस एजेंसीज को लगा दिया गया है। जी बस इसी तरह लोगों को अब देख लिया जाएगा कि कौन कौन जो है वो ईमानदार है, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। चोरों डाकुओं लुटेरों पे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले बहुत दफ़ा लग चुके हैं और हर दफ़ा उन्होंने बहुत टैक्स दिया। सलमान शाह साहब बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, इनकी काबिलियत की मैं मोतरफ़ हूँ, लेकिन इन्हें याद होगा बहुत अच्छी तरह कि शौकत अजीज़ साहब ने सर्वे करवाए थे एक एक बाज़ार का, एक एक गली का, एक एक दुकान का, और उसमें फ़ौज को भी इस्तेमाल किया गया था। ये दौर था 2003-2004 से पहले का, जिस वक्त वो वज़ीर ख़जाना थे। इसी तरह अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, ये बात ठीक है सलमान शाह साहब की, मैं इन्हें मुबारक देता हूँ। ये इंशाअल्लाह 1-2 दिन में हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। अल्लाह ताला इनको ज़िम्मेदारियाँ निभाने की पूरी हिम्मत और क़ुव्वत दे, और जो कुछ ये कह रहे हैं उसको वो पूरा कर सके। माजी में भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल चुकी हुई हैं, और इसीलिए ये मेरे लिए काबिल एहतराम है कि ये जो कहते थे उसको करने की कोशिश करते थे। अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी हुई है इस वक्त, ये दुरुस्त है कि दुनिया ने उन लोगों के लिए जगह तंग कर दी है कि जिन्होंने इस तरह माल इकट्ठा किया हुआ है कि जिस पर उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन क्या हम उनके लिए जगह खोल के नहीं दे रहे? हम उन्हें ये नहीं कह रहे कि आइए हम आपके लिए एक नई जन्नत नज़ीर जो है वो अराजी पे बने हुए मुल्क को देते हैं, आपके हवाले करते हैं कि आप यहाँ आके मज़ा लूट लें, यहाँ आके आप अपने पैसे को इस्तेमाल कर लें, उसमें से थोड़े से 4%, 3%, 6% आप हमें भी दे दें, और बाकी 96%, 94% आप मज़ा करें, चूँकि आपने ये सारा पैसा आपने चोरी डाके लुटेरेपन से इकट्ठा किया हुआ है, रिश्वत से इकट्ठा किया हुआ है, कमीशन से इकट्ठा किया हुआ है, जालसाजी से इकट्ठा किया हुआ है, और हम जैसे लोगों का है जो टैक्स अदा करते हैं, जो ईमानदारी से अपना टैक्स देते हैं, पूरा टैक्स देते हैं। हाँ जी, तो नुकसान तो फिर उन्हीं लोगों का हुआ। उस पर भी आता हूँ जी। नुकसान होगा उन तनख्वाहदार का, मेरा और आपका, जिनकी सोर्स से पैसे कट जाते हैं, और अब उन पे की सूरत हाल जो है वो 12 लाख से शायद नीचे आ रही है, और उस शराइत में ये शामिल होगा। वहाँ हमें भी दे दें एक एमनेस्टी कि हम लोग जो तनख्वाहदार तबका हैं हम भी आराम के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। हमें भी एमनेस्टी दे दें कि बिजली का बिल हमारा कम होगा, गैस का बिल हमारा कम होगा, हम पेट्रोल सस्ता ले सकेंगे, कुछ ऐसा भी कर देते। जब ऐसा आप नहीं कर सकते तो फिर आप उन लोगों से पैसा वापस लें जिनके पास पैसा है, जो पैसा मिस यूज़ हुआ है। सब कहते हैं मिस यूज़ हुआ है, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहती हैं, सलमान शाह साहब भी कहते हैं, आफ्ताब साहब भी यही कहते हैं, इमरान खान साहब भी यही कहते हैं, असद उमर भी यही कह रहे थे, हफीज़ शेख भी यही कह रहे हैं, सब यही कहते हैं। तो वो लोग जिन्होंने पैसा लूटा
उनको क्यों मजा लूटने दिया जाए? वो पैसा भी लूटे और मजा भी लूटे। भाई ऐसा क्यों है आफ्ताब साहब? वही मजा लूटे हैं जिन्होंने पैसा लूटा है और आप लोग ये सजा है। पॉइंट टेकन। आप मुझे बताएं, हम लोग बिल की मद में, पेट्रोल की मद में, इवन मोबाइल कार्ड की मद में टैक्स अदा करते हैं। आम आदमी तनख्वाह से भी टैक्स कटवाता है, लेकिन एक वो आदमी जैसे आपने कहा तीली का टैक्स भी देते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन आप कह रहे हैं वो आदमी जिसने गलतफहमी से, धोखाधड़ी से अगर ब्लैक मनी को व्हाइट ना कर सका तो गलतफहमी या धोखे की बात नहीं है। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बचती। मेरे अजीम चौधरी साहब मेरे बड़े मोहतरम है, मेरे दोस्त हैं। मैं इनके साथ माजरत खाऊं कि इस्लामाबाद में आए आपको खुश रखे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चोर के पास जो दो किस्म के चोर है ना, एक तो चोर वो है जो अब आप सो रहे होते हैं तो चोरी कर लेता है। एक चोर जो होता है ना वो जागते में चोरी करता है और उसके लिए उसको पास मवाद भी मौजूद होता है। हम ही लोग जाते हैं, देखिए हम जाते हैं, हम बताते हैं कि जी अगर आपको वो टैक्स है, हम कभी कभी किसी ने कहा है कि जी मुझसे पूरा टैक्स ले लो, तो हम खुद बोलते हैं कि बताओ, कि हम पूछते हैं कि बताओ कि जी यार मैं कि पैसे कैसे बचाऊं। तो वो जो लोग जिन्होंने टैक्स नहीं दिया उनको 2 से आप 4% कह रहे हैं अदा करो, तो मैं और आपको अपने ये असासे जाहिर करो। लेकिन उसके साथ देखें पाबंदी भी तो लगा रहे हैं कि वो लोग इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या ये सारी जिंदगी इसी तरह चलेगा? है आप मतलब हम एमनेस्टी नहीं देते तो आप 2018 की एमनेस्टी स्कीम नहीं मानते, मैं आपको मैं एक बात, लेकिन 2019 की मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बात सुने, मैं ये कहता हूँ कि जी हम नहीं देते, ठीक, हमने कहा जी 2018 में कि जी ये गलत है, लेकिन इसके अलावा अब रास्ता भी कोई नहीं है। अगर हम एक मौका दे रहे हैं, अच्छा मौका उन लोगों को दे रहे हैं कि जो चोर नहीं है, यानी कि आपको समझ में आया कि यही एक सही तरीका है? नहीं, सही तरीका नहीं है, ये तरीका गलत है। लेकिन तरीका गलत इसलिए है कि ये हमने उसको गलत बना दिया। हम ये कहते हैं, हमारा कहना ये है कि भाई आप अपनी एसेट्स को क्यों छुपा रहे हो? आप बताओ कि मेरा 10 करोड़ का प्लाट है, मुझसे लो इस पे 4% ड्यूटी मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं, और बेचने वाला भी दे और लेने वाला भी दे, तो दोनों वाइट हो गए। लेकिन अभी तो आप लोग फायदा देकर उनको ला रहे हैं बात ये है में सर। नहीं, उनको किसको दे रहे हैं? हम उन लोगों को दे रहे हैं जो बेचारे खौफजदा थे। जो बात अभी की है सलमान शाह साहब ने भी की है कि अगर हमारे यहाँ नरमी होगी, खौफ नहीं होगा, खौफ की फजा से हम निकलेंगे तो ये मामला आसान होंगे। वरना आप भी नहीं देंगी टैक्स, आपका एक्सोर्स कटता है। अगर आपकी मर्जी से मांगा जाए ना टैक्स तो आप नहीं, आपका जब बिल आता है ना, तनख्वाह आती है तो कट कर आती है। नहीं, वो ये आपकी तनख्वाह से कट कर आता है। अगर कट के ना आए ना तो कोई भी दे, मुझे पैसे देते हुए अच्छा लगता है। आप ये कह रहे हैं पूरी आवाम ही बेईमान है। नहीं, बेईमान नहीं कह रहा मैं बेईमान नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बेईमानी बनती कैसे है? इसीलिए बनती है, इसके लिए क्या है कि अगर एक दफा कौमें खड़ी हो जाएं, देखें मैं कहता हूँ आसानियां पैदा करें। मैं कैबिनेट में भी ये बात करता हूँ, मैं पार्लियामेंट में भी ये बात करता हूँ। तो उन्हीं लोगों के लिए पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मैं आती हूँ आपकी जानिब। डॉक्टर सलमान शाह साहब, 2018 की एमनेस्टी स्कीम से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 120 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। तो ये जो एमनेस्टी स्कीम है जिससे आप भी बड़े पुरुम्मीद हैं, कितना टैक्स जमा हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इस एमनेस्टी स्कीम की फ़िलासफ़ी समझने की ज़रूरत है, और मेरे दोस्त अजीम चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन इनको पता है कि जब शौकत अजीज़ साहब ने तो वो नहीं कराया था, वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एक टैक्स सर्वे करवाया था और पूरे पाकिस्तान के गोदाम उन सर्वेों से भर गया था, और उसके बाद इकॉनमी जो थी आपकी ज़ीरो पे हो गई थी और 3 साल वो नेगेटिव ग्रोथ में चली थी। उसके बाद जब उन्होंने रिफॉर्म्स किए, टैक्स रिफॉर्म्स किए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म ये था कि सेल्फ असेसमेंट स्कीम बनाई गई, जहाँ टैक्स पेयर को कहा गया कि आप अपना टैक्स खुद असेस करें और आप खुद पे करें, और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सवाल जवाब नहीं करेंगे, कोई आपको आके तंग नहीं करेगा, आपके प्रेमिसेस पे कोई डाके नहीं मारेगा, और आपसे हैसलमेंट आपसे बिल्कुल नहीं होगी और हैरेसमेंट भी ख़त्म होगी, और उसकी वजह से रिश्वत भी नीचे गई, और टैक्स कंप्लायंस जो है वो 300% इंक्रीज़ की। आपके रेवेन्यूज़ जो हैं 300% इंक्रीज़ हुए, और लोगों ने सेल्फ असेसमेंट के तौर पे ये किया। मसला ये है कि हमारे मुल्क में टैक्स का निज़ाम जो है इतना मुश्किल बना दिया जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है, और उसका मेन मकसद उसमें करप्शन करना होता है। हर कानून जो लॉ में इस वक्त टैक्स के लॉज में है वो इस तरह से है कि वो अगर आप ऑनेस्टली देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपके ऊपर वो टैक्स वाला आपसे मुकमका करेगा तो
आधा उसे दे देंगे और कुछ अपने पास रखेंगे और स्टेट के पास, रियासत के पास कुछ नहीं आएगा। सो आई थिंक जज्बाती होने के बजाय हमें रियलिस्ट होना चाहिए कि एक सिंपल निज़ाम बनाएं, आसान निज़ाम बनाएं, लो टैक्स रेट्स कम करें और ये जो सेल्फ़ असेसमेंट स्कीम, जो पूरी दुनिया में सेल्फ़ असेसमेंट स्कीम्स चलती हैं, उनको फाल बनाएं, उसमें टेक्नोलॉजी लेके आएं, उसमें डेटा बेशुमार लेके आएं और कम से कम इंटरेक्शन टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी के साथ करें तो ये आपका निज़ाम ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ये एमनेस्टी मेरा ख्याल है एक छोटा स्टेप है उस डायरेक्शन में, लेकिन उसके बाद आपको फर्दर खासी ज़्यादा रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि ये बार बार जो मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि हमारा ये टैक्स एवेजन जो है ये डायरेक्ट रिज़ल्ट है एक डिफ़िकल्ट टैक्स सिस्टम का, और वो डिफ़िकल्ट टैक्स सिस्टम जान के बनाया गया डिफ़िकल्ट ताकि उसमें फिर सौदाबाजी हो सके। सो आई थिंक इन चीज़ों को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। सलमान शाह साहब, मुआशी मुशीर की जिम्मेदारी सौंपी भी जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है अब IMF ने जो 700 अरब के नए टैक्सेस लगाने की का कह दिया गया है, वो शर्त मंजूर भी कर ली गई है, वो टैक्स जो लगेगा वो गरीब आदमी की जेब से निकाला जाएगा, वो बिल की मद में, चाहे वो बिजली के हों, गैस के हों, पेट्रोल महंगा किया जाए या दीगर अशिया महंगी की जाए। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, आप क्या मशवरे देंगे ऐसे कि मुआशी हालत को बेहतर बनाया जा सके और आम आदमी को रिलीफ मिल सके? देखिए, अभी तक तो मुझे डिटेल्स नहीं पता कि क्या ये एग्रीमेंट है, बट इतनी अच्छी बात है कि एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं और जो इस हुकूमत को विरसे में मिला वो बहुत ज़्यादा, उसमें एक पहाड़ कर्ज़ों का 100 अरब डॉलर के कर्ज़े मिले, 35 अरब डॉलर का तजारती खसारा मिला, 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला और मालियाती खसारा 8% के करीब मिला। तो इसका मतलब है कि हुकूमत बिल्कुल बैंकरप्ट थी जब इनको मिली है। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने ठीक करना है और उसकी पहली जो होती है रिक्वायरमेंट, जब कोई भी मुल्क दुनिया में 190-200 मुल्क हैं, कोई भी मुल्क जब इस किस्म के प्रॉब्लम्स में आता है तो उसको IMF के पास जाना पड़ता है, क्योंकि IMF इसी काम के लिए बनी है। तो अब आपको ये काम करना पड़ेगा कि IMF के साथ जो मायदा है इसमें जो भी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगा, क्योंकि हफीज़ शेख केपेबल आदमी हैं, उन्होंने पहले भी ये देखा हुआ है। पहले एक प्रोग्राम उन्होंने किया जो बहुत मुश्किल था, जो नहीं चल सका, लेकिन आई एम श्योर कि इस वक्त जो ये प्रोग्राम है ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, और अगर ये प्रोग्राम नहीं होगा तो पाकिस्तान का वाकई खुदा न खास्ता दिवालिया होने जा रहा था, नज़र आ रहा था, क्योंकि 100 अरब डॉलर का जो लोन है वो उसकी रीपेमेंट, एवरेज रीपेमेंट 6.5 साल है, यानी कि हर साल आपको 10 से 15 अरब डॉलर वापस करने हैं और वो डॉलर्स आपके पास नहीं है। सो ये अब एक वक्त मिल जाएगा जिसमें आप अपने घर को ठीक कर लेंगे, अपने जो पुराने कर्जे हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो सकेगी, उनके रीफाइनेंसिंग होगी। सो आई थिंक कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अभी ये नहीं पता कि ये टैक्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें दूसरा पहलू ये है कि आप अखराजात भी कम कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हुकूमत खर्च करती है और वो बेसूद खर्च करती है, मसलन स्टेट ओड एंटरप्राइजेस 1000 अरब के करीब वो नुकसान में जा रही हैं, उनको हम फंड कर रहे हैं। इसी तरह बिजली के निज़ाम में 1500 अरब का सर्कुलर डेट है जो हर साल 300-400 अरब बढ़ भी जाता है। बिजली का निज़ाम बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है, तबाह हो चुका है, उसको दोबारा से रीबिल्ड करना है। इसी तरह टैक्स के निज़ाम को रीबिल्ड करना है, काम बहुत सारा करना है। सलमान शाह साहब, मुझे आपसे एक सवाल भी करना था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद आके जरा आपसे ही पूछे हुए टेक ले लेंगे, क्योंकि मुआशी मुशीर बनाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं आपको, तो क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगे? सवाल से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये इतला दुरुस्त है कि आपको मुआशी मुशीर बनाने का फैसला किया गया है? जी नहीं, अभी इसके ऊपर कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है। अच्छा अच्छा, आपसे इस हवाले से कोई बात भी नहीं की गई? नहीं, बातचीत होती रहती है, लेकिन जब तक ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता उस वक्त तक आई थिंक कि उस पर बात करने का कोई मकसद नहीं बनता। चलिए ठीक है, पॉइंट टेकन। अजीम चौधरी साहब, लास्टली इसी स्कीम के हवाले से जो बात अभी तक डॉक्टर सलमान शाह साहब ने कही, आफ्ताब जहांगीर साहब ने कही, क्या आपको लग रहा है कि वो अहदाफ हासिल कर पाएगी हुकूमत जो इस स्कीम से 1 साल बाद ही 18 के बाद जो लाई है हासिल करना चाहती है? मैं 2 गुजारिशात पहले करना चाहता हूँ। एक ये कि आफ्ताब साहब ने कहा था कि मार्केट वैल्यू जो है वो बताई नहीं जाती। देखिए, इस्लामाबाद में एक ज़माना था जब 3 रुपये गज़ के हिसाब से यहाँ ज़मीन फ़रोख्त की गई थी। अब यहाँ पर एक कैनाल प्लॉट की कीमत 6 करोड़ रुपए सरकारी तौर पर है। कहाँ 3 रुपये गज़ और कहाँ 6 करोड़ रुपए का एक कैनाल। अब इस जो कंपैरिजन है ये कैसे किया जा सकता है मुझे नहीं पता, लोग कैसे इसको एवेल्यूएट करके बताएंगे। दूसरा, मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब की मौजूदगी में ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आपकी वसातत से सबसे कहना चाहता हूँ कि इस हुकूमत ने बता दिया कि हम पर बैरूनी कर्ज़ों का दबाव है, बहुत दबाव है, मुश्किल हालात हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं। कितना अच्छा हो अगर ये बता दिया जाए कि साल ब साल हमने बाहर की दुनिया से कितना कर्जा लिया, हमने कितना सूद अदा किया, कौन कौन सी हुकूमत कब कब कर्ज़ों की वापसी नहीं कर सकी। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब 1-2 दिन में अपनी जिम्मेदारियों पे चले जाएंगे, उन्हें यही कहना चाहिए जो उन्होंने कहा। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये तवक्को रखता हूँ कि मेरी इस गुजारिश को वो ज़रूर अमली जामा पहनवाने की कोशिश करेंगे कि हमें बता दिया जाए कि कौन कौन सी हुकूमत किस किस कदर किस कैसे कैसे काम करके गई, कितना कर्जा दे के गई, कितना कर्जा छोड़ के गई, कितना सूद हमने दिया। और पाकिस्तान की माशी हालत की जिम्मेदार यकीनन एक हुकूमत नहीं है, बहुत सारी हैं। इसके साथ साथ जो एक और मामला ये भी दुरुस्त है कि IMF के पास जाना हमारा बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। IMF के पास जाने के नतीजे में हमारी इकॉनमी जो है वो ठीक होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो और चीज़ है वो ये कि हमें बाहर की दुनिया से और पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या हम कर्ज़ की बुनियाद पर सारी ज़िंदगी ज़िंदा रह सकते हैं? हमें ख़ुद पर इन्हिसार करना होगा। हमारे लिए मुश्किल वक्त है, हमें इस मुश्किल वक्त को काटने के लिए अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी होगी। और कितना अच्छा हो अगर हम इम्पोर्टेड चीज़ों को और इम्पोर्टेड चॉकलेट को भी छोड़ दें और इसके नतीजे में हमारी इम्पोर्ट की जो ड्यूटीज़ हैं उनका मामला अपनी जगह पर है, वो हैं कि नहीं है, लेकिन इम्पोर्ट का बिल हमारा कम हो जाएगा। हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपने कारोबारी लोगों को कैसे फैसिलिटेट करेंगे, ये स्कीम देना इस हुकूमत की इंतहाई मजबूरी है। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस पर जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूँ कि चले जज्बाती हुए बग़ैर पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारने का तहिया कर लेते हैं, लेकिन हमें एक सिमत की तरफ जाना होगा। और अगर हमारी सिमत दुरुस्त नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान के हालात तो ख़राब होंगे तो होंगे, हम सब के हालात भी ख़राब होंगे। हमें अपने हालात को ठीक करने के लिए अपने घरों को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें अपने घरों को ठीक करने के लिए एक नज़्म व ज़ब्त कायम करना पड़ेगा। और वो तमाम चीज़ें और वो तमाम हक़ाइक़ जो खराबी की बुनियाद बने वो कौम के सामने रख देने चाहिए। बिल्कुल सही। आफ्ताब साहब, आपका बस लास्टली सर क्या टेक है इस पर? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आज हम तय कर लेते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली लाएंगे। हम एवियान का पानी नहीं ख़रीदेंगे, हम लोकल पानी को बॉयल करके पी लेंगे, लेकिन हम अपने भाई ये अभी आप देखेंगे ना, रमज़ान में हज़ारों इफ्तार पार्टी होंगी, लाखों रुपया खर्च किया जा रहा होगा। तो मेरा भी इरादा था इस आज से अभी से पहले के एक इफ्तार पार्टी देने का, वो मैंने आज मुलतवी कर दिया है। अच्छा। उसके बदले में मैं कुछ लोगों की अगर मदद कर सका तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सही है, बेहतरीन। सलमान शाह साहब, आप क्या? हाँ जी, इंशाअल्लाह ताला अजीम भाई आपको बुलाऊंगा। सही है जी। अजीम साहब की बात पर लास्टली क्या टेक देंगे आप? सलमान शाह साहब जी, सलमान शाह साहब जी, आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल किया अजीम चौधरी साहब ने, क्योंकि 2008 में जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत गई थी उस वक़्त 6000 अरब के कर्जे थे, आज वो 30,000 अरब के पहुँचे। डॉक्टर साहब अगर इजाज़त दें तो एक गुजारिश कर दूं, गवर्नमेंट अगर और डॉक्टर साहब इजाज़त PMLN दें तो एक गुजारिश कर दूं। जी ज़रूर। आप जी अजीम साहब डॉक्टर बोलिए। साहब एक गुजारिश कर दूं ताकि उस पर भी आप बात कर दीजिएगा। 2016 में आपने शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें आपने बताई थी
कि हमारी मुश्किलात किस कदर बढ़ रही हैं, और IMF ने भी इंडिकेट कर दिया था। अगर उस पर रोशनी डाल दे तो कितना अच्छा करें। जी, 2016 में जब IMF का प्रोग्राम ख़त्म हुआ था, सागडार साहब ने जो नेगोशिएट किया था, तो उस वक़्त IMF की वज़ीर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान में आकर इस्लामाबाद में ये स्टेटमेंट दी थी कि अब आपका काम शुरू हुआ है, आपको इस्लाहात करने पड़ेंगी, और 4 एरियाज़ में उन्होंने कहा था इस्लाहात करें। एक उन्होंने कहा था कि बिजली के निज़ाम को ठीक करें, क्योंकि ये बिल्कुल तबाह हो चुका है और ये आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा। दूसरा उन्होंने FBR का कहा था कि इसको ठीक करें, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता करप्शन के बगैर, इसको सिंप्लीफाई करें और इसको ऑटोमेटिक निज़ाम पे लेके जाएं। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि आपको इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है, और आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो बहुत ख़राब है, सुर्ख फीता उसमें बहुत ज़्यादा है, और हर जगह पे हर्डल्स हैं, इन्वेस्टर के लिए हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और चौथी बात उन्होंने कही थी कि अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर करने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कम करना पड़ेगा। आपके मुल्क में कॉस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और यहाँ पे मुनाफे की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो ये 4 चीज़ें उस वक़्त नहीं की गई। 2016 में, 2017 में, अब 2019 आ गया, अभी तक हमने वो रिफॉर्म्स नहीं किए। पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, लेकिन अगर आप असूलों के मुताबिक नहीं करेंगे, गवर्नेंस अपने इदारे नहीं ठीक करेंगे, जो बाकी दुनिया कर चुकी है। ये नहीं है कि ये पाकिस्तान को कोई नई चीज़ ईजाद करनी पड़ेगी। बहुत से ममालिक जो कम्युनिस्ट ममालिक थे वो भी रिफॉर्म्स कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वो रिफॉर्म्स नहीं किए। डिटेल्स बिल्कुल सही सर, टाइम थोड़ा कम है, डिटेल्स दी जा सकती हैं। बिल्कुल सही। अजीम चौधरी साहब, सलमान शाह साहब, टाइम थोड़ा कम है, मुझे अपने अगली टॉपिक की तरफ आना है। ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक है, रमज़ान में पूरी दुनिया में अशिया को सस्ता कर दिया जाता है, और यहाँ पर भी ऐसी एक सब्सिडी देने का ऐलान किया गया, सब्सिडी दी भी गई। हुआ क्या है, क्या यूटिलिटी स्टोर्स पर वो तमाम तर अशिया मौजूद हैं या नहीं? मुख्तलिफ शहरों की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से पहले बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अल्लाह दत्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। अल्लाह दत्ता, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? अशिया खुर्दनोश यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब हैं या नहीं? हुकूमत ने दावा किया था कि शहरियों को रिलीफ देने के लिए, सस्ती अशिया देने के लिए 2 अरब रुपए की यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन हालत ये है कि अभी तक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी अक्सर यूटिलिटी स्टोर पर कभी आटा गायब होता है तो कभी चीनी गायब होती है। इसी वजह से शहरियों ने भी यूटिलिटी स्टोर का रुख करना कम कर दिया है। कम आते हैं कि रोज़े की हालत में बार बार चक्कर लगाने की बजाय वो आम बाज़ारों से महंगी चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त हम एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही और कस्टमर बहुत कम नज़र आ रहे हैं। जी, हमारे पास अभी आटे भी आए हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले अभी आटे भी आए हैं, लेकिन कस्टमर रमज़ान से पहले सामान ले लेते हैं, लेकिन उनको ये मसला पेश हो गया था कि उनको सामान टाइम से नहीं मिला, इस वजह से वापस चले गए। अभी सामान उन्होंने लिया होगा, इस वजह से वो नहीं आ रहे। तो पहले तो सामान बहुत हमारे पास होता था, अभी सामान काफ़ी शॉर्ट है, इस वजह से भी कस्टमर नहीं आ रहा। कस्टमर ने शिकायत ये की है कि सामान नहीं है, कई अशिया ऐसी हैं जो कि गायब हैं। कराची में क्या सूरत हाल है? कफ़ील है, मैं तुम्हारे साथ हूं, उनसे जानिए। कफ़ील, कराची में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रिलीफ मिल रहा है आवाम को? देखिए, मैं इस वक्त डिफेंस के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो अशिया खुर्दनोश कुछ तादाद में मौजूद हैं। चावल है, आटा यहाँ मौजूद है और दीगर अशिया जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। और जो कंज्यूमर हैं जो यहाँ पर मैं उनसे पूछना चाहूँगा, सर ये बताएं कितनी अशिया यहाँ पर मौजूद हैं और कितना प्राइस कम है? यहाँ पर सिर्फ 15 रुपये कमी है 5 किलो के ऊपर आयल पे या घी पे। उसके अलावा जो यहाँ पे मैं देख के गया था, चावल था वो पौनिया 91 वो गायब है, अब वो कहते हैं नहीं। जो यूटिलिटी को जो फैसिलिटी दी गई है वो सामान तो यहाँ है नहीं, और बहुत सारा सामान लगा हुआ है। यूँ तो वो तो उस रेट में मेरे घर पे भी मिल जाता है, घर के इलाके में। कौन सी चीज़ यहाँ पे दस्तयाब नहीं है? यहाँ पे दस्तयाब चाय की पत्ती और कोई दाम में कोई कमी की नहीं है, ये ऐलानात की हद तक है। दूसरे यूटिलिटी स्टोर जो हमारे इलाके में, मैं नाज़िमाबाद में रहता हूँ,
4 यूटिलिटी स्टोर खाली पड़े, वहाँ पे एक जगह की चीज़ नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका कफील। और आपने देखा कि यहाँ पर जो ख़रीदार आए हुए हैं वो कहते हैं कि ये जो अशिया यहाँ पर मिल रही हैं, इससे सस्ती अशिया मेरे इलाके के जो दुकानें हैं वहाँ से मिल जाती हैं। लाहौर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। हमारे साथ सुधीर चौधरी मौजूद हैं। सुधीर, लाहौर की क्या सूरत हाल है? जी, 7 रमज़ानुल मुबारक गुजरने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते सामान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मजंग का मॉडल यूटिलिटी स्टोर है। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आई हैं। अभी तक ये चीज़ें पूरी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को फैलाकर जो काउंटर्स हैं उनको फिल करने की कोशिश की गई है। ताहम मुख्तलिफ जो सस्ती आइटम्स थी उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया। और यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर का ये कहना है कि आज से हमें थोड़ा बहुत सामान मिलना शुरू हो गया है। मेरे साथ एक कस्टमर है, इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। भाईजान, ये बताएं कि आप इस तरह सख्त गर्मी में रमज़ानुल मुबारक की ये ख़रीदारी के लिए आए हैं, तो कुछ समझते हैं, कुछ सस्ती चीज़ें मिली आपको यहाँ से? देखें, हम पिछले कई सालों से यूटिलिटी स्टोर पर हम परचेजिंग कर रहे हैं और हमें यहाँ पे जो मेजर्स प्रोडक्ट्स हैं वो बाज़ार से काफ़ी रियायत हमें मिलती हैं। तो आज भी हम इसी उसमें आए हैं कि यहाँ से आटा जो है वो बाज़ार की निस्बत रेट्स अब उसमें कम है। चीनी बाज़ार में बहुत शुक्रिया सुधीर चौधरी, लाहौर की सूरत हाल। आफ्ताब साहब, सूरत हाल तो आपको भी मालूम है, ज़ाहिर है आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। कराची में कई यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो खाली पड़े हैं, वहाँ पर चीज़ें मौजूद ही नहीं हैं। 8वां रोज़ा है आज, कब थोड़ा बहुत हुकूमत निकलेगी, देखेगी और चीज़ें पहुँचाएगी, आवाम को रिलीफ देगी? तो देखें, पहली बात तो ये बड़ी ईमानदारी के साथ रमज़ान का महीना है और मैं अमूमन कि एक तो ये कि इसके ऊपर पूरी तहकीकात होगी और हम इसको असेंबली में भी उठाएंगे, अपने फोरम पे भी उठाएंगे कि ये क्यों नहीं वक्त पर ये चीज़ें पहुँची। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ आती। सही, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। मेरा हल्का है, मैंने अपने हल्के के लोगों को बुलाया। मैंने कहा यार एक काम करते हैं कि जो राशन मैंने तकसीम करना है, मैं राशन तकसीम नहीं करता, बल्कि एक हम किसी भी उनसे बात कर आपको सब्सिडी देता हूँ कि जी आप ये टोकन मुझसे ले जाएं और उस स्टोर में जाकर आप जब सामान खरीदेंगे तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप यकीन करें, लोगों ने पता क्या कहा? नहीं 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 नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, आप हमें राशन दें। तो जब लोगों के अंदर ये वो आदत हो गई, अब अरबों रुपए की, इस चीज को ठीक तो करेंगे सर, देखिए मैं आपको बताऊं, टाइम खत्म हो गया। हाँ, तो इसमें अरबों रुपए का ज़कात, हम पाकिस्तानी कौम ऐसी है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर ये मिलकर करें, का काम है कि लोगों को 2 अरब रुपए की बात कर रही है ना हुकूमत सब्सिडीज की, यहाँ तो अरबों रुपया दिया जाता है। मिलकर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। पॉइंट है। आफ्ताब जहांगीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अजीम चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर सलमान शाह साहब आपके प्रोग्राम खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे हुई कल मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।